अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आप सबको जानिया अज़ीज़ नावल पे। आज जानिया अज़ीज़ की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। क्या मौत है सहल, इसने झंझला कर बेइख्तियार का, मगर इसे सामने देखकर फटाफट खड़ा होते ही नज़रें चुराने लगा। अगला थप्पड़ इसके मुंह पर लगा था। उसने चुपचाप बर्दाश्त किया क्योंकि वो इसके लिए तैयार था। इसके हाथ से मोबाइल लेकर आर्याल ने पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारा। आइंदा तुम्हें इस तरह कानों में हैंड फ्री लगाए म्यूज़िक सुनते देखा तो तुम्हारी कान सलामत नहीं रहेंगे। सॉरी भाई। वो सर झुका गया। इसने एक नज़र फर्श पर बैठी आंसू बहाती हुई मीरम पे डाली और फिर से अपने भाई को देखने लगा। बहन का ख्याल रखना, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और मुझे वापस आने में टाइम लगेगा, समझ गए? जी भाई, इसने शाइस्तगी से जवाब दिया। तो आर्याल एक बार फिर मीरम की तरफ बढ़ा और इसकी कलाई पकड़े इसे घसीटता हुआ घर से बाहर ले गया। वो अपने बचाव के लिए चीख रही थी, लेकिन सहल की भी हिम्मत ना हुई कि वो इसे बचा सके। क्या हुआ था? मीरम को भाई ने मारा था क्या? जीमल अपनी बहन के रूबरू हुआ। हाँ, इसने भाई की इजाज़त नहीं मांगी घर से बाहर जाने के लिए, इसलिए इसे मारा। पर मीरम किस हक से भाई से इजाज़त मांगती? वही तो बात है। लेकिन तुम दोनों के भाई को ना जाने क्या सूझी कि वह गैर लड़की को थप्पड़ मारकर इसे घसीटता हुआ अपने साथ ले गया और तुम दोनों ने उफ तक नहीं किया। अफसोस है। रोमी हड़बड़ाई और फिर गुस्से से सुर्ख चेहरा लेके चली गई। क्या लगता है भाई कहाँ लेकर गएंगे मीरम को? मुझे क्या मालूम सहल। वो सर पकड़े सोफे पर बैठ गया। आर्याल इसे खींचता हुआ अपने दफ्तर में लाया तो वहाँ मौजूद इसकी टीम ने चौंकते हुए देखा। फिर इसे इसी कमरे में बंद करके लॉक लगा दिया जिसमें वो लोगों की जान लिया करता था। मीरम चला रही थी पर इसकी आवाज़ें जैसे सब कुछ सुनाई ही नहीं दे रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि टाइगर के इसे यहाँ क्यों लाए? तमीज़ घबराते हुए कहने लगा। मैं इसे यहाँ क्यों लाऊं ये बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब क्या करने वाला हूँ ये ज़रूरी है। क्या करने वाले हो? खान बोला। निकाह। मीरम से निकाह करने वाला, अभी और इसी वक्त। इसने सबके सरों पे बम फोड़ा था। सबके चेहरों और निगाहें तज्जुब से भरपूर थी। डार्लिंग को तो कोई धचका लगा था। आंखें फ़ौरन बरस गई। तमीज़, तुम और ख़ान जाओ, अभी किसी अच्छे से काजी साहब का बंदोबस्त करो ताकि वो मेरा निकाह पढ़वा सके। पर निकाह यहाँ करने की क्या ज़रूरत है टाइगर? मतलब कि अपने घर वालों के सामने कर लेते पूरी शान और शौकत के साथ। नैना ने कहा, क्योंकि ये निकाह मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। इसने जब एक और धमाका किया तो सबके चेहरे मज़ीद शिद्दत से चौंक गए। पर क्यों टाइगर? और तुम इसे मनाओगे कैसे? तमीज़ को शायद अभी पहले वाला थप्पड़ भूला न था, इसलिए वो अभी तक कतरा रहा था। जानते हो टाइगर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ जानता हूँ, मगर ये भी जानते हो कि मुझे ज़्यादा बोलने और सवाल करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसने मज़ीद कहा तो वो वहीं पर अपनी बोलती बंद कर गया। वो इसके पुकार कर कहने पर वो फुर्ती से जाते दिखाई दे। वो डार्लिंग को हाथों की उंगलियों में रोड़ते आंसू टपकाते देख उसकी तरफ बढ़ा। जो बोलना चाहती हो जल्दी बोलो। करीब से उभरती उसकी आवाज़ पर वो निगाहें उठा गई। टाइगर, आप कैसे किसी और से शादी कर सकते? मैं मोहब्बत कर तुम जानती भी हो लड़की कि जिस शख्स को तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रही इसकी ज़िंदगी में कोई आ तो अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन इसके जाने का फैसला टाइगर खुद करता। आई नो। बहुत बोलने लगी। अगर फिर से बोली तो इस बार टेप से मुंह बंद किया। नेक्स्ट टाइम सिलाई करूँगा। इसके फिक्र मुकम्मल करने से पहले भी इसके मुंह पर टेप चिपका कर बोला। डार्लिंग ने तेवरी चढ़ाई देखा। वो जानती थी अब अगर टेप उतार कर इसने एक लफ्ज़ भी बोला तो जो इसने कहा है वो कर गुजरेगा। बेबसी से बस इसके अश्क मज़ीद शिद्दत से बहने लगे, मगर वो बेरहमों की तरह इसे रोता छोड़कर लॉक खोलता हुआ कमरे में चला गया। मीरब ने इसे अपने सामने देखा तो चीखी, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? एहसन को मारकर सुकून नहीं मिला था कि जो मुझे भी मारना चाहते। औरत पर हाथ उठाकर मर्दानगी साबित करके भी चैन नहीं मिला जो अब मेरी जान लेना चाहते हैं। यू नो वट मीरा, मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और तुम बहुत ज़्यादा बोलती। तुम्हारी ज़ुबान बंद करने और तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। अब मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ। इसके आखिरी जुमले ने मीरू को हिला कर रख दिया। वो उल्टे पाँव नफ़ी मिसाल हिलाती हुई चलने लगी। इसकी बड़ी बड़ी गोल सब चमकती आंखें अब मज़ीद बाहर आने को थी। नहीं सोचिए कि मत कि मैं आपसे निकाह करूँगी। मैं एक कातिल शख्स के साथ कभी शादी नहीं करूँगी। तुमसे पूछा है किसने? क्या तुम्हें लगता है कि टाइगर अपने फैसले में किसी दूसरे से उसकी राय मांगता है? यकीनन इसने हज़ा उठाया था, पर इतना तो मैं भी जानती मिस्टर आर्याल कि मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरा निकाह नहीं हो सकता। गलत। तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर निकाह हो सकता है, लेकिन तुम्हारी कबूल है कहे बगैर नहीं हो सकता। एक ही बात नहीं है। हमारा निकाह मेरी मर्ज़ी से होगा, लेकिन तुम न चाहते हुए भी कबूल करोगी। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं आप जैसे दरिंदा सिर्फ इंसान को कभी कबूल नहीं करूँगी। वो लफ्ज़ पर जोर देगी। मीरम, तुम कबूल करोगी और अगर तुमने इनकार किया तो
तो तुम जानती हो ना कि मैं किस कदर बेरहम हूँ। इससे मज़ीद करीब जाकर कहा, आपके निकाह में आने से पहले मैं मरना पसंद करूँगी। इतने सख्त अल्फाज मत बोलो मीरम कि इनको वापस लेने पर तुम्हें बेहद तकलीफ़ हो। चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टर आर्याल, मगर मैं मीरम सुल्तान ही रहूँगी। तुम्हें एक चीज़ का पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे ज़िंदगी के खेल खेलने बड़े पसंद हैं। अब मैं खेल खेलूँगा और अगर इस खेल में तुम जीत गए तो किसी की जान चली जाएगी, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। मैं जिससे प्यार करती थी इसे अब ऑलरेडी मार चुकी है, इसलिए अब मुझे किसी को खोने से डर नहीं लगेगा। चलो देखते हैं। वो इंतहाई धीरे से मुस्कुरा और सिगरेट को लाइटर की मदद से जलाता हुआ कुर्सी पर बड़े अंदाज से बैठ गया। अगले लम्हे दो अशखास कमरे में दाखिल हुए, जिनमें से एक जवान था और दूसरा अधेड़ उम्र ज़ईफ शख्स। मीरम ने हैरानगी से इन्हें देखे। इनके दोनों हाथ पुश्त की जानब रस्सियों से बंधे हुए थे। नैना इनके पीछे इन्हें लेकर नमूदार हुए। चलो रूबन, तुम जानते हो कि टाइगर की पावर क्या है और टाइगर कितनी बेरहमी से लोगों को मौत देता है। इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हो तो सामने मुझे उस लड़की को अगले 5 मिनट में मुझसे निकाह करने पर राज़ी करना। अगर तुम कर पाए तो ठीक, वरना 5 मिनट 1 सेकंड पर यह गोली तुम्हारे आर पार होगी। वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर मीरम के सामने रखी कुर्सी पर बड़े अंदाज से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हुए इस नौजवान से मुखातब हुआ तो नैना ने झट इसके हाथ खोले और फिर वो मीरम के कदमों में जा गिरा। आर्याल ने घड़ी पर टाइम लगा दिया। प्लीज़ मैडम, प्लीज़ आप टाइगर से निकाह कर ले, मान जाए, वरना ये मुझसे जान से मार देगा। इसने मेरे भाई को भी मारा था और बेहद बेदर्दी से मारा है। प्लीज़ मेरी जान बचा लें। वो ज़ोरों कतार रो रहा था। मीरम ने तरस खाने वाली निगाहों से इसे देखा, फिर जैसे अपने सामने बुर्जुबान शख्स को देखा जिसकी आंखों में जरारत थी, वो फिर से पत्थर दिलोगे। चाहे कुछ भी कर लें आप, किसी की भी जान ले लें, मगर मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी। प्लीज़ मैडम, ऐसा मत कहें। मैं अपने घर का इकलौता बेटा बचा हूँ। प्लीज़ मेरे घर वालों को मुझसे महरूम मत करें, खुदा के लिए मान जाए। वो मुसलसल गड़बड़ा रहा था। मीरम को फिर से रहम आने लगा। आर्याल बड़ी तसल्ली से अपने चेहरे के नीचे कोने टिका। इसके रुख पर आते ही एक तासुर को भांप रहा था। तभी इसने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी तो वो मज़ीद शिद्दत से अपनी ज़िंदगी की खैरात मांगने लगा। मीरम खुद पर जब्त किए करती आंसू पर रोती रही। टाइम अप, गुड बाय। इसने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा तो पिस्तौल लौट की। रूबन ने एक बार फिर आखिरी उम्मीद से मीरम को देखा, जो आर्याल के पिस्तौल को देखकर कहीं गुमसुम सी दिखाई दी। ऐसी पल गोली चली और इसके सर को चीर कर इसे वहीं ढेर कर गई। इसने हरासा निगाहों से देखा, कोई इंतहा बेरहम कैसे हो सकता है जैसे वो था। अब वो अधेड़ उम्र शख्स मुखातिब हुआ। अब आपकी बारी बाबा जी, आपके पास भी 5 मिनट का वक्त है। अगर इस मैडम को मना लिया तो बच जाएंगे, वरना। इसने अपनी बात को अधूरा छोड़कर मीरम को देखा, जो अपनी मुठ्ठियाँ भैंचे इसे खा जाने वाले नज़रों से देख रहे थे। वो मन ही मन में इसके चेहरे को देखकर मुस्कुराता रहा। फिर बुजुर्ग साहब इसके पाँव पड़ गए। एक बुजुर्ग शख्स को अपने कदमों में देखकर वह झट पीछे हुए। मेहरबानी करें बेटी, मान जाए, इसने कहा, वरना ये शख्स मुझे भी मार देगा। एक बुजुर्ग की निगाहों में आंसू देकर इसका दिल फट रहा था। बेटी, मेरी तुम्हारी जितनी ही एक बेटी है और मैं इस उम्र में भी बामुश्किल मजदूरी करके अपने घर का काम करता हूँ। मेरी बेटी का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी इस जालिम दुनिया के हाथों में अकेली पागल हो जाएगी। खुदा के लिए बेटी, मुझ पर नसी पर अपनी जैसी मासूम लड़की पर ही रहम कर लो, जिसका इकलौता रिश्ता भी इसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। वो जज्बात से भरपूर अपनी दाढ़ी को तर करता हुआ बोला तो मेरा बेआवाज़ इसके लेने इसका मन किया कि आर्याल के हाथों से पिस्तौल लेकर खुद कोई गोली मार दे, मगर खुद कशी हराम थी ये वो भी नहीं कर सकती नाम काबिल का कत्ल करने की हिम्मत, क्योंकि वो तो एक बहुत ही रहम दिल लड़की थी जो किसी का जख्म तक तो नहीं देख सकती थी, फिर जान कैसे देती। अपने एक तरफ खून में लथपथ पड़ी रूबन की लाश को भी इसने एक नज़र भी नहीं देखा था। वो जानती थी अगर इसने ऐसा किया तो इसका दिल फट जाएगा। आर्याल एक बार फिर से उल्टी गिनना शुरू हुआ और बुजुर्ग शख्स की आंखें बुलंद होने लगी। इसने एक बार फिर पिस्तौल को लोड किया। गुड बाय बाबा जी, आपके साथ भी मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा गुजरा, इसने संजीदगी से कहा और जैसी ट्रैकर दबाने लगा तो मीरम चला उठी। नहीं, अब मुझे आपसे निकाह कबूल है। नैना क्या मीरम ने यह कहकर इससे मुझसे निकाह कबूल है? इसने बेयकीन होते हुए एक तरफ खड़ी नैना से पूछा। हाँ टाइगर, जवाब सुनकर वो चेहरे नीचा करके हल्के से तबस्सुम सजा गया। नई जिंदगी बहुत मुबारक हो बाबा जी। करीब जाकर इसने बुजुर्ग शख्स के कंधे पर थपकी दी तो वो नाम आंखों से मुस्कुराया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी, खुदा तुम्हें बेहतरीन अजर दे। इसने मीरम के सर पर चुपया दिया तो जैसे इसे सुकून सा मिल गया। वो बेसख्ता आवाज़ निकाल कर रोगी। ऐन इसी पल तमीज़ और खान किसी काजी साहब के हमारा कमरे में दाखिल हुए। आर्याल ने छट अपने पिस्तौल को फिर से पैंट की जेब में डाला और शर्ट को इसके ऊपर करके मीरम के कान में हल्की सी भूंक मारी। याद रखना मीर सुल्तान, अगर तुम्हारे मुंह से एक बार भी ना का लफ्ज़ निकला तो इस बुजुर्ग की जान लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। इसके धमकाने पर वो घूरी डाल गई। निकाह शुरू हुआ और डार्लिंग बेबसी से एक तरफ कोने में लगी खड़ी रही। वो जो अंडरवर्ल्ड की सबसे लड़का और ख़तरनाक तरीन लड़की थी, अब बिल्कुल बेख्तियार हो चुकी थी। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया तो मीरम ना चाहते हुए मुश्किल इकरार कर गया। आर्याल ने तो फ़ौरन ही हाँ कह दी थी।
निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए भी इसकी बाल पॉइंट कपा रही थी, मगर वो साइन कर चुकी थी। एक अनचाहे शख्स के निकाह में जा चुकी थी, एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जिसे न चाहते हुए भी बर्दाश्त करना था। आर्याले अपनी कामयाबी पर आंखों में अजीब सी चमक लिए हुए थे। जब काजी साहब जा चुके थे वो बुजुर्ग को इशारा कर गए। इसने ऊपर नीचे गर्दन हले और मीरब की तरफ बढ़ा। तुम्हारा शुक्रिया मीरब बेटी, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैंने सब एक नाटक किया था। टैगर मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें इमोशनल करने और तुम्हें ये निकाह कबूल करने पर ज़बरदस्ती आमादा करने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बुजुर्ग के लफ्ज़ों पर इसने बेयकीन होते हुए पूरी आंखें खोली, मगर अपनी माजरत करके वो चला गया। अब कमरे में इसके शोर के सिवा कोई और नहीं था। इसने नफरत से टाइगर को घूरा तो आज पहली बार इसका चेहरा देखकर खुलकर हंसा था। तो अभी कुछ भी नहीं मीरम, टाइगर तुम्हारी सोच से भी आगे का खिलाड़ी, इसने मगरूर होकर कहा और दरवाज़ा बंद करने से पहले एक बार फिर से पलट कर देखा। गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाना। इसके हुक्मनामे पर वो मज़ीद गुस्से से ताड़ने लगी, मगर दरवाज़ा बंद करके वो चला गया। मीरब को रियाल के हमरा घर में दाखिल होते देख कर सैल और जिमल उठ खड़े। वो सवालिया अंदाज से अपने भाई को देख रहे थे। आज से ये तुम दोनों की भाभी है, इसलिए बदतमीज़ी से बात करने का सोचता मैं बात। समझ गए तुम दोनों? अपने बहन भाई को एक ज़ोरदार धचका लगाकर वो मुतमईन हुए पूछ रहा था। क्या भाभी? भाई आप ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? अगर करनी थी तो हमें तो इनवाइट कर लेते। कितना शौक था हमें आपकी शादी देखने का। जिमल आज पहली बार झंझलाते हुए अपने भाई के रूबरू खड़ा था। कुछ रिश्ते अचानक बन जाते और मेरा और मीरम का रिश्ता भी इन्हीं रिश्तों में से एक है, इसने पुरसुकून होते हुए कहा। लेकिन भाई अगर ये गुस्ताखी मैं या जिमल करते तो आप हम दोनों की चमड़ी उधेड़ देते। इस बार सहल सामने आई। एग्जैक्टली, इसलिए तुम में से कोई भी ऐसी जुर्रत करने का सोचे भी मत। इसने खबरदार किया तो दोनों टिकटिकी बांध गए। यानी कि क्या रूल सिर्फ इन दोनों के लिए थे? मेरा बेचारे तो वो तो बने खड़ी थी, ऐसे मालूम होता था जैसे वो कुछ सुन ही ना रही। अरियाल अपने बहन भाई को उजड़ी मूरत देखता हुआ पुश्त पर खड़ी बीवी की कलाई थामकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो बुआ ने रास्ता काटा। बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं? इस घर में तुमने मुझे एक माँ की तरह दर्जा दिया तो बताना पसंद करोगे यूँ अचानक शादी क्यों करनी पड़ी? बुआ आप जानती है कि घर का फ़र्द होने और घर के फ़र्द जैसा होने में बहुत फ़र्क होता है, और वैसे भी कोई भी शख्स मुझसे सवालात करे तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर चाहे मुकाबल कोई भी क्यों ना। आई होप कि दोबारा मुझसे इस किस्म का कोई सवाल नहीं करेंगी, क्योंकि मैं किसी के सामने जवाबदार नहीं। वो आंखों में आंखें डालकर अगर आया तो बुआ इसका गुस्सैला चेहरा देखती रहेगी। फिर वो अपनी बीवी को लेके बस नज़रों से ओझल होता दिखाई दिया। मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बताया था कि दाल में कुछ काला तो ज़रूर, लेकिन तुम लोग मेरी बात एक मजाक में लेती थी। अब देख लिया। तमीज़ डार्लिंग के सामने कुर्सी पर बैठा तंज कर रहा था, जिस पल शिद्दत से बस रोए जा रही थी। तुम अपना मुंह शरीफ बंद नहीं कर सकते क्या? नैना भड़क उठी। मैं तो बंद कर लूँगा, लेकिन अब तुम लोग मान ही लो कि तमीज़ की भी कोई खबर झूठी नहीं होती। हाँ मान लिया हमने, बट प्लीज़ अपने लबू पर टेप लगा लो। वैसे बात तो सोचने वाली है क्या गाइस, अगर टाइगर को वाकई प्यार हो गया तो हमारी टीम का क्या बनेगा? सोचो तो सही ज़रा, ये प्यार में इंसान कितना नर्म दिल हो जाता है। अगर टाइगर पे एक नॉर्मल इंसान की तरह रहम दिल हो गया तो इसने अपना खर्चा ज़ाहिर किया तो सब सोचों में डूबे दिखाई दे। लेकिन मुझे नहीं लगता टाइगर कभी बदले। तुम देख लें, जब इसे गुस्सा आएगा तो अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ेगा। नैना बोली। गलत कह रही, इंसान प्यार में पागल हो जाता है। अगर टाइगर को मीरम से मोहब्बत है तो वो इसे कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं देगा। बेटा ये तो तुम टाइगर को जानते नहीं हो, या फिर तुमने मोहब्बत को कुछ ज़्यादा ही अपने सर पर सवार कर लिया। नैना तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा बोलने लग गई? खान ने बारी हुई। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम सिर्फ अपने हाथ पाँव को चलाने पर ध्यान देना चाहिए और ज़बान पर नहीं? इसने खरी खरी सुनाई तो वो लब भैंस गया। गाइस तुम लोग अगले बंदे को ज़ख्मों पर मरहम लगाने के बजाय इसके सामने उल्टी सीधी बातें करके उल्टा नमक डालते हो। अगर तुम लोगों जैसी टीम हो तो इंसान को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। डार्लिंग गुस्से से कहती हुई टेबल पर पड़ा ग्लास फर्श पर गिराए बड़े बड़े कदम पटक कर चली गई। सब अपनी बातों पर शर्मिंदा हो गए थे। मैंने कहा था तुझसे, कहा था कि भाई को प्यार हो गया, लेकिन तुझे मेरी बात पर यकीन ही नहीं था। अब देख लिया। सहल सोफे पर बैठी अपनी सर पकड़े कह रही थी, मैंने तो कभी सोच भी नहीं सकते थे भाई शादी करेंगे, वो भी इस तरह। सो चीप। जिमल ने बेसा मुँह बनाया। अब ये चीप का लफ्ज़ भाई के सामने इस्तेमाल करना, ज़बान खींच लेंगे तेरे। तो अपना 10 किलो का मुँह उठा और निकल यहाँ से। मेरा पहले बड़ा दिमाग ख़राब है। वो सर फिरा हुआ। ये बात तो वैसे ही सही कही है तूने, तेरा दिमाग वाकई ख़राब है। बल्कि मैं तो कहूँगी तेरा अंदर दिमाग है ही नहीं। तू मर यहीं पे, मैं खुद चला जाता हूँ। कुशन को ज़ोर से सोफे पर वापस फेंकता वो निकल गया। इसने मुँह चढ़ाया। हाय अगर मेरी प्यारी दोस्त रोमी को भाई की शादी का पता चल गया तो बेचारी रो कर हल्कान हो जाएगी। उफ। खुद से बातें करते हुए एक बार फिर से अपना सर पकड़ गई। मीरम को बेड पर बिठाकर वो अपने लॉकर से कुछ कागजात निकालते हुए इसके सामने फेंके। इसकी हरकत पर इसने चौंक कर ऊपर देखा। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का वजह, ये जितनी भी फाइल्स मैंने तुम्हारे सामने फेंकती हैं इन सब में मेरे तमाम क्राइम्स का डेटा मौजूद है।
खुद अपने हाथों से तुम्हें अपने खिलाफ प्रूफ दे रहा हूँ। इन्हें अच्छी तरह पढ़कर चाहो तो किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकती। तुम्हें चांस दे रहा हूँ मीरम, ये तमाम सबूतों को उठाओ और मुझे जेल भिजवा दो। अपने सीने पर बाजू बांधे वो पूरी तरह से तसल्ली से कहता है। इसका चेहरा गवाही देता दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल बेखौफ है। ज़बरदस्ती मेरे शोर बनने के बाद अब मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने शोर को सलाखों में डाल दूँ। वो खड़ी होकर मुकाबल हो, तो इसका मतलब तुम ऐसा नहीं करोगी। सच को मैं सही को सही और गलत को गलत कहने वाली लड़की। आपने मुझे जितने भी सबूत दिए इन सब की बिना पर मेरा दिल तो चाहता है कि आपको वाकई में जेल भिजवा दूँ, लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ा कि एक इंचाई और ज़बरदस्ती के सर पर थोपे के नामो निहाद कातिल शोर को सजा दिलवा कर मैं दुनिया की नज़रों में गिरना नहीं चाहती। इसके जवाब पर वो मुस्कुरा दिया। एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, तुम चाहो तो अपना शौक पूरा कर सकती हो, लेकिन चाहे ये तमाम सबूत तुम पुलिस के सामने जाकर क्यों ना रख दो, लेकिन फिर भी टाइगर को किसी का बाप अंदर नहीं करवा सकता। मैं करवा सकती हूँ। इसने गर्दन उठाई। बेवकूफ़ लड़की, इसलिए तो चांस दे रहा हूँ। उठाओ इन सब फाइल्स को और जाकर शौक पूरा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में कोई अरमान बाकी रहे। ये पाकिस्तान नहीं है मिस्टर अरियाज जहाँ पुलिस पैसे लेकर मुंह बंद कर लेते। ये जर्मनी है। इसने याद दहानी करवाई तो वो हंस गया। जर्मनी को तुमसे बेहतर जानता हूँ। हाँ, यहाँ पुलिस रिश्वत नहीं लेती, मगर तुम मुझे सलाखों में धकेलने की नाकाम कोशिश करके देख लो। और सच कहूँ तो मुझे बहुत ही सुकून मिलेगा कि अगर तुम कम अज़ कम एक बार कोशिश करोगी तो। मीरम इसके जवाब पर यक टका देखने लगी। वो इतना मुतमईन और बेखौफ कैसे था। अपनी नाजुक गंजी इसके हाथों में थोप कर वो कैसे इतने वसूख से कह रहा था। ये बात इसे कुछ हजम नहीं हुई। इसने चंद कदम इसकी तरफ बढ़ा और बिल्कुल इसके करीब खड़े होकर चेहरे पर ज़रा झुक कर मुखातिब हुआ। सिर्फ आज रात का टाइम है तुम्हारे पास मीरम, क्योंकि कल रात तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे वजूद को अपने शोर के रूप में बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और अगर तुमने ज़रा सी भी बेरुखी दिखाई तो याद रखना मैं एक बहुत ही बेरहम इंसान हूँ। इसके लफ्ज़ों पर मीरम का दिल कलेजा चीर कर बाहर आने को था। यानी आज़ादी सिर्फ आज रात की थी और फिर हमेशा के लिए इसके वजूद में कैद होना था। अपने सुनाए वो कमरे से निकल कर ना जाने कहाँ चला गया था। मीरम फिर से अश्क छलक आ गई। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे, मगर कोई नहीं था तो वो थी मीरम। अरियाल ने कुछ पल खामोशी से बैठी इसका इंतजार किया, मगर जब वो फिर भी ना आए तो खुद ही उठकर कमरे में चला है। सहल और जुमल शायद अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही खामोशी से खाना खाते रहे। वो बेड की टू से टेक लगा सीने पर हाथ बांधे किसी गहरी सोच में गुम थी। जब इसने अंदर कदम रखा, मीरम इसके गिरज कर पुकारने पर वो अपने ख्यालों की दुनिया से यकदम बाहर निकली। जी, मैं कब से नाश्ते की मेज़ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, मेरा मन नहीं करा। आप कर ले नाश्ता। इसने बेरुखी दिखाई तो वह बेड पर सामने रखी फाइल्स पर एक नज़र मारता हुआ फिर से इसका चेहरा घूरने लगा। सोच लो, मैं किसी की मिन्नतें करना या मनाने का हुनर नहीं जानता। अगर आप मेरे कहने पर खाना नहीं खाओगी तो अगले दिन दो दिन तुम भूखी रहोगी। इसने अपने खतरे का अलार्म बजाया तो वो चौंक कर सामने खड़ी हो गई। कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत गुनाहगार थी और मुझे अजाब देने के लिए आपको भेजा गया। इसके तीखे लफ्ज़ पर वो अपनी नाक पिला गया। ये बताओ कि अब नाश्ता करोगी या नहीं। इसकी बात को नज़रअंदाज करके वो फिर से अपना सवाल दोहरा गया। नहीं। मीरम दो टोक बोली तो अपनी मुठियाँ बंद करता वो कमरे से निकल गया। बुआ, अरियाल ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दें कसता हुआ किचन की तरफ बढ़ा तो वह झट सामने। जी बेटा, अगले दो दिन तक आप मीरम को खाना नहीं देंगे और ध्यान है कि वो बाहर से भी कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर आने वाले 2 रोज़ तक इसके हलक से एक निवाला भी नीचे उतरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपने लफ्ज़ों से बुआ समेत पुश्त पर बैठे नाश्ता करते हुए अपने बहन भाइयों तक को शिस्त कर गया था। इसने अपना हुक्मनामा सुनाया और चला गया। इसने अपने दफ्तर में कदम रखा तो नैना एक तरफ बैठी रोती दिखाई दी। टीम के बाकी सभी अफराद इसके गिर्द तसल्लियाँ देने में पेश थे। ये क्या हो रहा है? ऑफिस को किसी मस्जिद का घर समझ लिया क्या? वो नमूदार वत वगैरह तो सब फटाफट अलर्ट होकर खड़े हो गए। रोने की वजह क्या थी नाना? इसने सीधा पॉइंट पकड़ा, लहजा तपश से भरपूर। टाइगर, वो मैं लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ कर वो बेख्तियार फिर से रोने लगी। तुम्हारी ज़बान को किसने कट दिया है? सीधी तरह बोला। अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए इसकी एक बार फिर गर्ज बुलंद की। टाइगर, मेरा भाई मर गया है क्या? वो हड़बड़ाहट। नहीं टाइगर, खुदा ना कर कैसी बातें करते। इसने तड़प कर कहा। तो नैना बोलो, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा टाइगर। तुम जानते हो वो मेरा इकलौता भाई और मेरा इसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। वो रोहानसी हुई। आखिरी बार कहाँ देखा था? एक्चुअली मेरे इससे पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। इसने मुझे बताया था कि वो एक एंड पर अपने दोस्तों के साथ किसी ऐसी लैंड पर बर्फ़ पोशी पहाड़ों पर पिकनिक के लिए जाना चाहते। इसने जाने से पहले मुझे नहीं बताया, लेकिन इसके एक दोस्त से मेरी कल ही बात हुई थी। इसने बताया कि वो इसके साथ है, लेकिन फिर अचानक हमारी वीडियो कॉल के सामने कैमरे पर खून आ गया। बस मैं इनकी चीखें सुन सकती हूँ। वहाँ कुछ तो ज़रूर गलत हुआ। टाइगर प्लीज़, मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। इसने कड़कड़ा कर कहा तो वो कुछ सोचने में मसरूफ़ हो गया। फिर सोचो को झटक कर दोबारा बोला, तुम्हें क्या लगता है वहाँ किसी ने इनका कत्ल किया या फिर इन्हें कोई जानवर खा गया?
मैं कुछ नहीं जानती टाइगर, लेकिन इन बर्फपोश पहाड़ों में कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो मेरा भाई पिकनिक के बहाने वहाँ गया। टाइगर, मैं जानती हूँ वो सिर्फ एक पिकनिक नहीं बल्कि वो किसी रिसर्च पर गए थे। तुम तो जानते हो कि मेरा भाई नई मालूमात और नई रिसर्चेस को इकट्ठा करके दुनिया में एक अपना नाम बनाना चाहता है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके हाथ कोई ना कोई ऐसा सुराख लगा है जिसे खोजने के लिए वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ। अब किसी हाल में टाइगर, तुम खुद ही तो कहते हो कि हम एक टीम है और एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ होगा, तो प्लीज़ आई नीड यू। अंदाज भीगा सा था। हाँ ठीक है, मेरे सामने ये इमोशनल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तमीज़ और डार्लिंग तुम्हारे साथ इसे ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन खान यहाँ मेरे साथ ही रहेगा। नहीं टाइगर, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जाओ। देखो, हमें नहीं पता कि वहाँ पर क्या है, वहाँ ऐसी कौन सी खतरनाक मखलूक है जिसने हम पर हमला किया। प्लीज़ प्लीज़ तुम हमारे साथ चलो, हमें बहुत हौसला मिलेगा। तो क्या हो गया है तुम्हें नैना, मेरे बगैर तुम लोग कुछ तो करना सीखो। टाइगर, ये कोई आम मिशन नहीं है, इसके बहुत से दोस्त शायद ज़ख्मी हुए हैं, यहाँ शायद मर चुके हैं। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यू नो वट, मैं कोई भी किसी काम को अच्छा लगने या बुरा लगने के लिए नहीं करता। यस आई नो, पर हम सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक फैमिली, और फैमिली के इंसान कुछ नहीं करता। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।